आर्म्ड AK-47 के साथ, तो उनका मैंने इंटरव्यू किया। डरने लगा उस समय। उसमें भी एक जोक ऐसा है, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, लाइव गोलियां चल रही थी। मैंने टेररिज्म तो मैंने पहले भी कवर कर चुका था, लेकिन नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत में ही आपसे पूछना चाहूंगा कि गोवा के लोग ज्यादातर गोवा में रुक के ज्यादा कुछ नहीं कर कर सकते हैं। आप बाहर से आए, पुणे से यहाँ पे आए हैं और 8 साल में आपने इतनी प्रगति की है, नेशनल अवार्ड्स लिए हैं, एडिटर में अवार्ड्स है। हमारे चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर सर के हाथ से भी आपको ट्रॉफी मिली है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? देखिए, मैं ख्याल से 3 फैक्टर इसमें मैं कहूँगा। एक तो भगवान की दया रही है, गॉड हैज़ बीन काइंड। दूसरा मेरी अपनी मेहनत। मैं जहाँ भी जाता हूँ, देखिए मैं पुणे में भी हूँ, लेकिन मैं पुणे का भी नहीं हूँ। मेरा मेरा पैदाइशी बंगाल का है। मैं ओरिजिनल बंगाल से हूँ, लेकिन मेरे फादर थे आर्मी में, वो आर्मी ऑफिसर थे। 1971 वॉर, इंडो पाक वॉर में वो शामिल थे, फिर श्रीलंका एक्शन में वो शामिल थे। तो पूरा देश देखा है मैंने। तो हम फिर पुणे में पोस्टेड थे, पापा तो वही सेटल हो गए। तो फिर मेरी शुरुआती दौर मेरी जर्नलिज्म की पुणे में रही। फिर पुणे में काम किया, दिल्ली में, मुंबई में, नासिक में, इन सब जगह में। तो हमारा जर्नलिज्म का ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम वहाँ के हो जाते हैं। हमारे लिए हम कहाँ से आते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा जो जो ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक है, जो हमारे वाचक है, जो रीडर है, उनको क्या चाहिए, हम वैसे सोचते हैं। तो चाहे वो हम पुणे में रहे हो, इससे पहले मैंने पुणे में भी काफी अवार्ड जीता है, गोवा में आके जीता है। तो मेरा पर्पस एक ही रहा है कि हम ऐसे न्यूज दें, ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करें जो लोकल लोगों के हित में है। जस्ट बिकॉज मैं पुणे से आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं महाराष्ट्र या पुणे का साइड लूँ। अभी हर जगह का अपना हिस्ट्री होता है। जैसे गोवा का हिस्ट्री है कि उन्होंने, उनका ओपिनियन पोल हुआ, वो महाराष्ट्र से नहीं जुड़ना चाहते थे, गोवा का अपना आइडेंटिटी बना। तो एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते मुझे उस एरिया की आइडेंटिटी और उसकी कल्चर को बरकरार रखना है। सर, मैं यहाँ पे आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि थोड़े बच्चों को पहले से ही होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है। आपके दिमाग में पहले ही था कि आपको जर्नलिज्म में जाना है, कि आपको किसने बोला था? मैं कभी जर्नलिज्म के लिए कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में। आपको जान के ये हैरानी होगी, मेरे दूर दूर तक मुझे जर्नलिज्म कभी मैंने सोचा नहीं था। एक तो पहली बात, मैं जब, देखिए मेरी पैदाइशी हुई है 1976 में, मार्च 1976। तो अभी पूरे 80s और अर्ली 90s तक आप सोचिए, मीडिया का इतना वो नहीं था, प्रचलन नहीं था। और मैं था, हमें बड़ा हुआ हूँ आर्मी कंटोनमेंट्स में। कंटोनमेंट एक बहुत ही क्लोज्ड एरिया है, उधर ज्यादा सिविलियन पॉपुलेशन के साथ एक्सपोजर नहीं है। तो हाँ, लेकिन मेरे पिताजी को बीबीसी का न्यूज सुनने का बहुत शौक था। तो वो जब भी वो न्यूज सुनते थे रेडियो में, मैं हमेशा उनके बाजू में जाकर बैठता था। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि शुरुआती जो इंटरेस्ट जगा न्यूज के प्रति, वो था मेरे पिताजी से, जो कि बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि वो हमेशा रेडियो सुनते थे। मेरे दादाजी सुबह 6 बजे उठते थे और सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो लगाते थे, और ऑल इंडिया रेडियो शुरू होते ही सबसे पहले न्यूज शुरू होता था। तो यू थी मेरी पहली एक्सपोजर टू न्यूज। फिर आया कारगिल का युद्ध 1999। आपको पता होगा कि जब इंडो पाक कारगिल युद्ध हुआ, तो वो पहला टेलीवाइज्ड वॉर कहा जाता है। पहली बार टेलीविजन में आपने लाइव तस्वीरें देखी हैं युद्ध की। तो और उस समय मैंने पहली बार देखा कि मीडिया कितनी अंदर तक जाके हमको रिपोर्ट कर रही है। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, उससे पहले प्रणव रॉय में वर्ल्ड दिस वीक देखता था प्रणव रॉय का। तो इन सब चीजों से मुझे कहीं ना कहीं एक रुझान आया उधर से। लेकिन फिर भी मुझे इतना कुछ जर्नलिस्ट ही बनूंगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट था।
मैं चल रहा था कॉमर्स में कुछ करने के लिए, सीए हाँ। वगैरह करने के लिए, लेकिन मुझे वो नंबर्स और वो सब मुझे कभी पसंद ही नहीं आए। मैथ्स में तो हमेशा से ही कमजोर था मैं। फिर अकाउंटेंसी में कॉलेज में तो ठीक ठाक करता था, लेकिन सीए का डिफिकल्टी लेवल और हाँ। यूनिवर्सिटी का डिफिकल्टी लेवल में बहुत फर्क है। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चालू किया, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत चल रहा था, तो मैंने HTML सीखा। लेकिन जब तक जावा में पहुंचा तब तक मेरा हवा टाइट हो चुका था। तो ऐसा करते करते करीबन 5 महीने प्रोफेशन चेंज किए। इसमें घुसूं वहां से निकलूं, इधर से घुसूं मतलब उधर से आपको पहले निकलूं, से क्लियर नहीं था क्या करना कुछ भी नहीं क्लियर था करने का। था मेरे पिताजी हैरान परेशान, और तू करना क्या चाहते हो? बोला भैया मैं रिटायर हो गया, कुछ तो करो जिंदगी में। तब ये कारगिल वार शुरू हुआ, और फिर ऐसे एक दिन बैठा था तो हमारे पिताजी के फ्रेंड सर्कल में एक अंकल थे, मिस्टर तरुण घोष करके हैं। उन दिनों वो दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी के एक्सपोर्ट मैनेजर थे पुणे में। तो वो एक दिन हमारे घर आए और बोला, ऐसी बातों बातों में मेरे को कहने लगे, तुम क्रिएटिव राइटिंग क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा, ये कौन सी बला है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है? और आपको मैं बताऊं, मुझे लिखने से सख्त नफरत है। आई हेट राइटिंग अभी फिर भी, भी अभी भी। अरे इवन आफ्टर 22 years ऑफ जर्नलिज्म, आई हेट राइटिंग। मुझे बहुत बोर होता है राइटिंग, मतलब वही मेरा ब्रेड एंड बटर है। वो कहावत है कि आप जिस चीज से सबसे ज्यादा भागते हो ना, भगवान वही आपके सर पर डाल के जाता है। भगवान कहता है तेरे को राइटिंग से बहुत प्रॉब्लम है ना, ले बेटा तो अभी राइटिंग ही कर जिंदगी भर। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को बोला कि तुम क्रिएटिव राइटिंग करो। मैंने कहा ये किस चिड़िया का नाम है? देन उन्होंने मेरे को रिफर किया उस कंपनी के एक्सपोर्ट मैनेजर, मरूम अभी नहीं रहे, मिस्टर जोसेफ पिंटो, जिनका जो उन दिनों एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट थे, महाराष्ट्र हेराल्ड नाम के न्यूज़पेपर में थे वो पहले पुणे में। तो दूसरे दिन सुबह मैं उनके पास गया, तो उन्होंने 2-4 बातें की और फिर मेरे को बोला, तुम जर्नलिज्म क्यों नहीं परस्यू करते? मैंने कहा हाय राम, अभी क्रिएटिव राइटिंग से नहीं निकले, अभी ये जर्नलिज्म, अभी ये किस चिड़िया का नाम है? अब मुझे इतना आपको इग्नोरेंस था, सच में मुझे कुछ पता नहीं कुछ था? पता नहीं था कि अब ये अरे जर्नलिज्म करते कैसे हैं, घुसते कैसे हैं? क्योंकि हम लोगों को तब क्या एवेन्यूज थे, डॉक्टर बनिए, क्या? इंजीनियर बनिए, या फिर सीए कीजिए, हाँ। ऐसे कोई और कोई एवेन्यू था नहीं। तो इतना कुछ जानकारी हमारे पास था नहीं। और मेजोरिटी हम मैं पढ़ा हूँ सेंट्रल स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, तो मेजोरिटी ऑफ बच्चे पहले तो आर्मी में जाते हैं, वो एनडीए जाते हैं, या फिर सीडीएस दे के ग्रेजुएशन के बाद वो ट्राई सर्विसेज में कहीं भर्ती, आर्मी एयरफोर्स नेवी चले जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर हम फौजी के बच्चे हैं, तो हमारा पहला इंक्लेशन रहता है फौज की तरफ। तो मेरे को अभी फौज के साथ ये प्रॉब्लम था कि मुझे रेजिमेंटेड लाइफ पसंद नहीं, इतना डिसिप्लिन और इतना स्ट्रिक्ट मेरे आपके को घर नहीं। में भी वैसे ही रहा होगा ना वातावरण, डिसिप्लिन? हाँ डिसिप्लिन, मेरे पिताजी तो आज भी डिसिप्लिन सख्त है एकदम। 6 बजे उठते हैं वो नींद से, 7 बजे जिम चले जाते हैं, अभी भी? 8 बजे वॉक करने जाते हैं, 9 बजे घर आते हैं, 9:30 बजे नाश्ता करते हैं, 10 बजे नहा धो के रेडी बैठे जाते न्यूज पेपर के साथ। अरे बाबा। वो मैं तब भी मैं आधी नींद में होता हूँ। पापा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनको देख के मुझे शर्म आती है यार, 75 प्लस है, लेकिन आज भी वो 100 किलो के ऊपर वेट लेते हैं बेंच प्रेस में। अरे बाबा। आप मेरे पिताजी को देखोगे तो मेरे से डबल है साइज में, लेकिन कोई टचवुड अभी तक उनको कोई बीमारी नहीं छुई है। तो लेकिन मुझे ना वो इतना रेजिमेंटेड लाइफ, उनका तो अभी आदत हो गई है, उन्होंने 30 साल फौज में निकाला है। मेरा को मैं अपने पेस में चलने वाला इंसान हूँ, मैं अपने तरीके से चलता हूँ। तो फिर मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया जर्नलिज्म, क्योंकि वो जर्नलिज्म का कीड़ा मिस्टर पिंटो साहब ने डाल दिया मेरे दिमाग में, मतलब ये किस बला का नाम है, तो मैं अभी इसको रिसर्च करने लगा। फिर ऐसे करते करते फिर मैं एंट्रेंस एग्जाम देने लगा। तो ऐसे करते करते देन फाइनली एक मैं लैंड अप किया बड़ौदा में, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में। तो उससे पहले हम लोग पुणे यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस दिया था मैंने। उस दौरान
मैं एक दोस्त से मिला, एक बंदे से दोस्ती हुई, उनका नाम था अनूप कायराट। तो अनूप एक दिन हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस दिया था, तो मेरे को कॉल लेटर आया नहीं। एक दिन तो उन दिनों मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था, मेरे को आज भी नंबर याद है, 266111713। बाहर करके रखा है नंबर की वो आ गया जहन में, वो मेरा वो लैंडलाइन नंबर आज भी मेरे दिमाग में है कि 266111713 मेरा नंबर हुआ करता था, फोन नंबर। उन दिनों मोबाइल नंबर तो थे नहीं, एक ही नंबर याद करना पड़ता था, बाकी तो वो सब नोट करके रखते थे। तो यूं हुआ कि दोपहर का टाइम था, जून जुलाई का टाइम था, बारिश हो रही थी, तो मेरा घंटी बजा दोपहर के 3 बजे, मैं सोया हुआ था। तो मैं फोन उठाया, दूसरे तरफ से आवाज आई, हाय शाश्वत, मैं अनूप बोल रहा हूँ, किधर है तू? तो यार घर में हूँ यार, अब क्या करूंगा, बरसात में कहाँ जाऊंगा? देख मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, तेरे पास अगर टाइम हो तो मैं रेलवे वेटिंग रूम में हूँ स्टेशन में, मेरा ट्रेन वो फ्लड आया हुआ है तो उससे थोड़ा लेट हो गया है, तो आजा बातें करते हैं। मैंने कहा हे भगवान, मतलब इसका मतलब थ्रू हो गया, ये इसको कॉल आ गया, मेरे को कॉल नहीं आया, मैं क्या जाके क्या करूंगा उसके पास जाके? फिर पता नहीं मेरे को एक आवाज आई अंदर से कि ये बंदा मेरे को बुला रहा है, मेरे शहर में है, मुझसे मिलना चाहता है। मैं वैसे ही खाली बैठा हूँ, कुछ कर तो रहा नहीं, तो मैं जाके उससे मिल लेता हूँ। तो उन दिनों मैं बजाज का स्कूटर चलाता था, वो गियर वाला, हमारा बजाज। तो हमारा बजाज लेके मैं पहुंच गया पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में गया, उससे मिला, आप मानेंगे नहीं, 2-3 मिनट हाय हेलो बातचीत हुई, फिर उसने अपने बैग से एक फॉर्म निकाला। फॉर्म था महाराजा सयाजीराव एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा का। तो मेरे को बोला कि ये मास कॉम कोर्स का फॉर्म है, तू भर इसको। मतलब ये कहाँ पे, मुझे बड़ौदा भी कहाँ पता नहीं, मुझे बड़ौदा सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा और नयन मोंगिया, ये उन दिनों क्रिकेटर था बड़ौदा से, किरण मोरे, नयन मोंगिया, इनके वजह से बड़ौदा, और कहाँ है कौन से राज्य में इतना भी पता नहीं था मेरा, इतनी बुरी हालत। तो बड़ौदा कैसे जाऊँ, क्या है, क्या करूंगा बड़ौदा जाके, क्या है? अरे वो मेरे पीछे पड़ गया, नहीं तेरे को अप्लाई करना है? मैं मतलब सरप्राइज कि भाई आज के कंपटीशन के जमाने में, जहाँ पे लोग हर आदमी एक दूसरे का पत्ता काटते हैं, ये देखते हैं कि कोई मेरा कंपटीशन ना बने, ये बंदा बोलता है कि मैंने भी अप्लाई किया, तू भी अप्लाई कर। मैंने कहा, तो अपना कंपटीशन क्यों बढ़ा रहा है? बोला कंपटीशन की बात नहीं, हम दोनों में काबिलियत होगी तो हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू अप्लाई कर। मैंने कहा, वाह यार, मेरे को अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है, इस आदमी को मेरे पे इतना भरोसा है, और जिसको जानता भी नहीं मैं, चंद घंटों की मुलाकात। तो मैं गया घर, फॉर्म लेके, मैं पिताजी को बोला कि भाई मुझे इधर बाकी किसी, जहाँ भी एंट्रेंस मैंने दिया था, कहीं पे या तो इंटरव्यू में अटक रहा था, कहीं पे ग्रुप डिस्कशन में अटक जा रहा था, तो मेरा कहीं पे थ्रू हो ही नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि, पापा ने बोला अच्छा क्या है इसका, क्या प्रोस्पेक्ट है? मैंने कहा प्रोस्पेक्ट ये है कि जर्नलिज्म का कोर्स करूंगा, जर्नलिस्ट बनूंगा। उधर से मेरी माँ, अरे अकेला बेटा कहाँ जाएगा, इतने रात को किधर भेज रहे हो, बारिश हो रही है, उसको कुछ नहीं आता पता। मेरे पिताजी ने मेरे माता को बोला, रुको, क्या तुम्हारा बेटा अभी कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा ना, बेकार बैठा है ना, जाने दो उसको, अगर कुछ हो जाएगा तो किस्मत लग गई तो कुछ करके आएगा, जाओ जाने दो उसको, रोको मत। हाय मेरा बेटा, कोई बेटा बेटा कुछ नहीं, जाएगा अपने पैर पे खड़ा होगा। बोलेगा मैं तो डर बना के किसी तरह भागा मैं। तो दूसरे दिन मैं पहुंचा, तो रात में बरसात, बरसात की वजह से बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था रास्ते में, तो हमारी बस पहुंची लेट बड़ौदा, और जाके पता चला कि वो फॉर्म दाखिला देने की आखिरी तारीख है जिस दिन मैं पहुंचा। क्योंकि वो फॉर्म, उन दिनों तो इंटरनेट इतना वो नहीं था कि आप ऑनलाइन डाउनलोड करके, ईमेल डाउनलोड करके ऑनलाइन ही भर दो, इतना वो नहीं था उन दिनों। तो साइबर कैफे 10 बजे रात को बैठना पड़ता था, घूमता था ऐसे गोल 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 गोल। तो फिर मैं उधर फिजिकली चला गया हूँ यार, ऑनलाइन पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं फिर गया, तो मैं एक फॉर्म लिया, पहले मेन ऑफिस से फॉर्म लिया, तो पता लगा कि वहाँ का जो
फैकल्टी ऑफिस है वो उधर नहीं है, मेन बिल्डिंग कहीं और है और कॉलेज कहीं और है। तो मैं फिर ऑटो लेके वहां गया। फिर वहां पे एक ग्राउंड था, क्रिकेट ग्राउंड था, वहां पे अंशुमन गायकवाड़ का बेटा और ये सब प्रैक्टिस करते थे क्रिकेट मैच। तो मैं वो ग्राउंड को डाइसेक्ट करते हुए दौड़ के गया। मतलब उस दिन मेरे साथ अगर पीटी उषा भी दौड़ती ना हाँ, तो उसको भी हरा देता मैं, इतनी जोर से दौड़ा मैं। तो मैं दौड़ के ऊपर सीढ़ी से चढ़ा, हमारा डिपार्टमेंट था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो वहां के जो हेड क्लर्क थे, बाबूजी थे, वो मेरे को ऐसे देख, मैं वो दरवाजे, जो पुलिस स्टेशन के दरवाजे दिखाते हैं ना फिल्मों में, तो मैं ऐसा खोल के अंदर घुसा और वो मेरे को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे देख रहे, बोले ये तार का झाड़ कहाँ से आया है भाई। तो मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मेरे को देख रहा है। बोले क्या चाहिए? बोले कि सर ये फॉर्म है, मुझे सबमिट करना है। तो बोले फॉर्म तो इधर सबमिट नहीं होगा, फॉर्म आप इधर से, मैं आपको फॉर्म इशू कर सकता हूँ लेकिन सबमिट आपको मेन ऑफिस में जाके करना पड़ेगा। मैं कहा, हे भगवान, वापिस उधर जाना पड़ेगा। और वो कैश लेने का टाइम कुछ 1 बजे तक या कुछ तो भी तो था, और तब घड़ी में बज रहे थे 12। मतलब मेरे पास सिर्फ 1 घंटा, मुझे रास्ता नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, लोग नहीं मालूम, भाषा नहीं मालूम। अब मैं क्या करूं? तो मैं खड़ा हूं, क्या करूं? इतने में देखा कि एक बंदा स्कूटर में आ रहा है। वो ऐसा अकेला आ रहा था, थैंकफुली कोई पीछे पिलियन नहीं था, वो अकेला आ रहा था। तो मैंने डेस्परेशन में रास्ते के बीच में खड़ा हो गया, अरे भाई रुक जा, तू रुक जा। वो डरा नहीं? उसने भी ब्रेक मारा, कौन है भाई ये इतना लंबा बंदा खड़ा है सामने, बीच में रास्ता रोक रहा है। मैं बोला, देख भाई, मैं पुणे से आया हूँ, ये मेरे को फॉर्म सबमिट करना है जर्नलिज्म कोर्स का, इधर सबमिशन नहीं होगा, इधर से फॉर्म मिला है, फॉर्म मैंने भर दिया है, लेकिन फॉर्म और फीस मेरे को मेन ऑफिस में भरना पड़ेगा। अभी रास्ता मुझे मालूम नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी है नहीं, और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा रह गया है, उसके बाद काउंटर क्लोज हो जाएगा, तो आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे वहां तक ले जाइए। तो ही वॉज लाइक वेरी ग्रेटफुल, वेरी मैग्नानिमस, मेरे को गाड़ी में बिछाया, टू व्हीलर पे पीछे बिठाया, लेके गया मेरे को। फिर मेन बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग पहुंचने के बाद उसको पता नहीं क्या लगा, उसने कहा कि चल तू रुक, मैं तेरे साथ आता हूँ ऊपर। वो लोकल था बंदा, लोकल एक गुजराती, संदीप नाम था, संदीप। तो मेरे साथ मेरे को गया ऊपर, संदीप मेहता शायद नाम था उसका, मेरे को सर नेम याद नहीं है ठीक से, शायद मेहता होगा। मेरे को लेके गया ऊपर। फिर मैं उधर फॉर्म वॉर्म सबमिट किया। तो उन दिनों आपको अटेस्टेड कॉपीज सबमिट करने पड़ते थे क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर में। अभी मैं 2 या 3 सेट बना के निकला था, लेकिन फॉर सम रीजन एक सेट कम पड़ गया। अभी वो सेट, एक सेट अटेस्टेड कॉपी मेरे सर्टिफिकेट्स के कम पड़ गए, तो वो लेना, सबमिशन नहीं हो रही है। तो मैं फिर हैरान परेशान, वो काउंटर पे बैठा हुआ था, बाजू में बैठा हुआ था। उसने मेरे को टेंस देखा, बंदा आया मेरे पास, बोला क्या हुआ? मैं कहा, यार ये एक सेट कम पड़ रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे फॉर्म्स। तो मैंने कहा ठीक है रुक। उसने गुजराती में कुछ तो मेरे लिए मांडवाली की उसने, ओके, कुछ सेटलमेंट किया। तो उन्होंने ये शर्त रखी, अभी हम क्या करेंगे, आपका अभी टेम्पोरली आपके ये जो आपने जो सबमिशन किया है, जो उसका एक फोटोकॉपी लेके आइए, वो आप सबमिट कीजिए, और बाद में अगर आपका हो गया यहाँ पे दाखिला, तो फिर आप प्रॉपर ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी दीजिए। तो उस बंदे ने मेरे लिए इतना कुछ करके दिया, सोचिए आप। फिर वो सबमिशन हो गया, मैंने कहा चलो भला टली। और ठीक 1 बजे हम लोग 1:45 रहे थे, तो हम, वो मेरे को बोला तू इधर रुक। मेरे को उसने वो सर्टिफिकेट का कॉपी लिया, वो खुद दुकान गया बाहर मार्केट से, उसने फोटोकॉपी कराई, करा के वापस लेके आया अपने खर्चे से और सबमिट किया। मैं कहा वाह यार, इतना कौन करता है यार किसी के लिए, अनजान लोग। उसके बाद जब मेरा एंट्रेंस टेस्ट था, एंट्रेंस टेस्ट के दिन मैं जब वापस आया, तो उसने अपने घर पे रखा मेरे को, ओके। एंट्रेंस टेस्ट, फिर इंटरव्यू जब आया, इंटरव्यू कॉल जब आया, इंटरव्यू के टाइम भी उन्होंने मेरे को अपने घर पे रखा। तो ऐसे अनजान लोग, जिनको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, ऐसे लोगों के वजह से मैं जर्नलिज्म में पहुंचा। इसलिए बहुत कम होता है। तो यूं कहिए कि कहीं ना कहीं मेरे किस्मत, भगवान, सब जो आप कहना चाहें,
वो सब एक साथ, वो कहता है ना, जब आप दिल से कुछ चाहने की कोशिश करें तो पूरी कायनात एक हो जाती है आपको मिलाने के लिए, ऐसे ही कुछ हिस्सा था। तो ऐसा लगता था जैसे सही वक्त पे सही लोग सही समय आपको सही दिशा दिखा रहे होते हैं। तो इन लोगों का एहसान मैं कभी भूलूंगा नहीं, चाहे वो तरुण घोष सर हो, चाहे वो मिस्टर जो पिंटो, लेट जो पिंटो सर हो, चाहे वो अनूप हो या संदीप हो। ये सारों ने जो एक रोल अदा किया मेरे को यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो वो अगर नहीं होते तो मैं आपके सामने नहीं होता। फिर आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा क्या रहेगा जर्नलिज्म में, जो आपको अभी भी याद आ रहा है, बहुत मेरा अच्छा हुआ था? बेस्ट और वर्स्ट दोनों किसी भी एंगल से देखिए, वो था 26/11 का कवरेज। मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था आपका 26 नवंबर आपका 2008, जो ताज और मुंबई में जो कोलाबा में जो अटैक हुए थे, वो लाइव आतंकवादी पूरा घटना मैंने कवर किया था। क्योंकि मैं पुणे में था, तो हम लोगों को पुणे से भेजा गया मुंबई ब्यूरो को सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ पे मिस्टर मृत्युंजय बोस थे, हमारे सकाल टाइम्स के ब्यूरो चीफ। उनको सपोर्ट करने के लिए मैं गया और उनको हम लोगों ने फिर उधर, मैं नरीमन हाउस में मेरे को रखा था। तो वो जो ब्लैक कैट कमांडो जो पूरा हेलीकॉप्टर से नीचे आए थे रस्सी से, वो पूरा उस समय मैं उधर था, पूरा लाइव हम लोग पूरा रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, लाइव गोलियां चल रही थी। मैंने टेररिज्म तो मैंने पहले भी कवर कर चुका था, लेकिन लाइव सामने गोलियां चल रही हैं, आर्मी आ रही है, ऊपर से कमांडोज आ रहे हैं, ये अपने में एक दृश्य है। ऑल्दो ये सब मैं, मेरे लिए कोई नया नहीं था। मैं आर्मी में, मेरे पिताजी रहे हैं, तो जहां जहां आतंकवाद रही है मैं वहां वहां पे पला पड़ा हूँ, चाहे वो पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। लेकिन ऐसा रियल टाइम एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा था। तो रिपोर्टिंग के हिसाब से मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो चैलेंज था, ये आपको अपने आप को सेफ भी रखना है और उधर से आपको रिपोर्ट भी करनी है। तो ये सब कुछ चल रहा था। इसके अलावा मैंने नक्सलियों का इंटरव्यू किया है। मैं तहलका में था, तहलका न्यूज़पेपर में। तो उसके लिए मैं गढ़चिरौली गया था। गढ़चिरौली में जाके मैंने लाइव नक्सलियों का इंटरव्यू किया है। लाइव 10 नक्सलियां पूरे आर्म्ड AK-47 के साथ, तो उनका मैंने इंटरव्यू किया। डरने लगा उस समय। उसमें भी एक जोक ऐसा है कि मैं एक, वहाँ पे एक NGO है, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी करके, वहाँ पे गढ़चिरौली में कोरची ब्लॉक है, तहसील है। तो वहाँ पे कोरची में मैं गया, कोरची ब्लॉक में। तो वहाँ पे एक NGO है, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी करके, जो डॉक्टर सतीश गोगुलवार चलाते हैं। तो ते उनका काम है कि उधर मलेरिया का बहुत प्रॉब्लम है और कुपोषण का बहुत प्रॉब्लम है, जो माल न्यूट्रिशन हम कहते हैं। तो गढ़चिरौली में बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि वहाँ पे गरीबी बहुत है। वो पूरा ट्राइबल बेल्ट है, चंद्रपुर गढ़चिरौली जो दो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे। तो उधर मैं पहुंचा, तो जब मैं उनके लोगों के साथ मैं जंगल के अंदर गया था। तो नक्सली, मैं सबसे पूछता था, भैया ये नक्सलियाँ कहाँ मिलेंगे? मैं कहा, तुम क्या पान बीड़ी ढूंढ रहे हो क्या? ऐसा पूछ रहे हो जैसे नक्सलियाँ पड़ोस में मिलते हैं। मैं कहा, अच्छा भैया। और मैं ऐसे ही घूमते घामते गया, मैं ऐसे फोटो ले रहा था। तब वो लोग JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कुछ उनका प्रोग्राम दिखा रहे थे। तो तेंदुपत्ता, उन दिनों नक्सलियों के साथ तेंदुपत्ता को लेकर बहुत चल रहा था। तो उसका जो प्राइस था, इससे बीड़ी बनता है ना, तेंदुपत्ता से बीड़ी बनता है। तो उन्होंने क्या किया था कि वो नक्सलियां वो लोगों से वो कटवा लेते थे, और फिर वो टीक वुड ये सब सब स्मगल होते थे। और इन लोगों ने ये किया हुआ था कि बीड़ी का दाम उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, मतलब बंदूक रख के उन्होंने 10 रुपया कर दिया था। 10 रुपया बीड़ी का पैकेट, मतलब लोगों के लिए वो अनअफोर्डेबल हो रहा था। मतलब इमेजिन, इतनी गरीबी है कि 10 रुपए का पैकेट नहीं खरीद पाते थे। वो 5 रुपए का पैकेट था जो 10 रुपए होता है। ये कुछ 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। तो
फिर ऐसा करते करते तो वो जो इशू सब पढ़ रहा था मैं जानने के लिए कि भैया यहाँ पे नक्सलियों का प्रॉब्लम क्यों है। तो ऐसा करते करते हम जंगल के बहुत अंदर तक चले गए और मैं फोटो खींच रहा था, तो अचानक कुछ पत्ते हिले। मैंने कहा क्या हो गया, फिर अचानक देखा ऐसे ही हरी ऑलिव ग्रीन ओजी वर्दी में, मतलब और चप्पल पहने हुए हाथ में बंदूक लेके कुछ 10 लोग बाहर निकले। उसमें से एक था उनका कमांडर, ग्रुप को एक प्लाटून आर्मी में जिसको हम प्लाटून बोलते हैं, 10 लोगों का एक प्लाटून होता है, वो प्लाटून को ये लोग दलम बोलते हैं, दल दल बोलते हैं ना। तो वो बेसिकली ये मैक्सिमम जो नक्सली हैं वो या तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं या फिर आंध्रा से बिलोंग करते हैं, जो महाराष्ट्र में ऑपरेट करते हैं। तो ये कोबरा मेंदा करके एक ग्रुप था, तो उसका एक दल जो है वो बाहर निकला, 10 लोगों का एक दल, जिसमें 2 लेडीज और 8 जेंट्स। उसमें उसका कमांडर के पास AK-47, टोपी के ऊपर ये CPI-ML कहते थे अपने आप को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट लेनिनिस्ट। मतलब ये एक तरफ चाइना का माओ और रशिया का लेनिन, ये उनके भक्त होते हैं, तो उनका बैच है उसके टोपी में, एक तरफ माओ जेदुंग और व्लादिमीर लेनिन, ऐसा। तो हर हाथ में AK-47 और गले में ट्रांजिस्टर, सबके गले में ट्रांजिस्टर ऐसा लटक रहा है। तो वो देख के मैं समझ गया कि ये कमांडर है। लेकिन ये लोग इतने इंटेलिजेंट है, हम इनको वायलेंस के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन है बहुत इंटेलिजेंट। अब वो चाहते, वो एक्चुअली उधर एम्बुश लेके बैठे हुए थे, घात लगा के बैठे हुए थे CRPF के लिए, मतलब उधर की जो लोकल जो पुलिस जो है, एंटी नक्सल ऑपरेशन फोर्स जो थी, ANO, उनके लिए बैठे हुए थे वो लोग। उनके उधर कुछ एनकाउंटर हुआ था, लेकिन पुलिस की जगह पहुंच गया मैं। अब मैं ऐसा टी-शर्ट और जीन्स में और हाथ में कैमरा, तो मैं किसी एंगल से लोकल नहीं लग रहा था, लेकिन मैं पुलिस वाला भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में बंदूक नहीं, कुछ नहीं। और मैं रैंडमली जिस तरीके से घूम रहा था वहां के सरपंच के साथ, तो और आजू बाजू और कोई आदमी नहीं, और सिर्फ वो NGO का आदमी साथ में, तो हम सिर्फ 3 लोग। तो ये लोग मेरे को जो मॉनिटर कर रहे थे, ये लोग कंफ्यूज हो गए कि भैया ये आदमी है कौन। तो उन्होंने अपना फायर होल्ड किया, उन्होंने गोली नहीं चलाई, उल्टा वो बाहर आए ये बताने लगे कि उनके इलाके में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। फिर मेरे को सराउंड किया, फिर मेरे को पूछा कि तुम आप कौन है और कहाँ से आए। मेरे को तो पता लगे कि ये नक्सल है जिनको मैं ढूंढ रहा था। अभी आपका सवाल आता है डर का, डर तो छोड़ो, मैं खुशी के मारे कूद रहा था कि मुझे स्टोरी मिल गई। अरे मेरे को मेरी स्टोरी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नजर आ रहा है मेरे को सामने। डर तो कहीं था ही नहीं दूर दूर तक। मैंने कहा यार मेरी स्टोरी, मेरी नौकरी बच गई। मेरा प्राण जाए पर स्टोरी ना जाए। तो मैं बोला उनको, देख भाई मैं पत्रकार हूँ, मुंबई से आया हूँ और आप ही लोगों से मिलने आया हूँ, आप लोग का इंटरव्यू करने आया हूँ, जानने के लिए कि आप लोग ये क्यों करते हैं और आप लोगों की क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं आप। मतलब आप पहले पत्रकार हैं जो जंगल में आए हैं हमसे मिलने, वरना लोग सिर्फ दूर से ही अपनी कहानियां बनाते हैं, हमसे कोई मिलने नहीं आता। तो हम आपसे बहुत खुश हुए, हम आपसे बात करेंगे। मैंने कहा वाह क्या बात है, स्टोरी। अब पत्रकार को स्टोरी किसी में कुछ दिखता नहीं है, क्या करे। तो वहां पे एक पेड़ गिरा हुआ था मोटा, अच्छा उन्होंने वो पेड़ गिरा हुआ था तो मेरे को वहां बिठाया, ये उधर बैठा है, और इन लोगों ने अपने पिट्ठू से एक बड़ा वो एक वो टेंट जैसे लगाते हैं ना, वो जो आर्मी के टेंट वगैरह होते हैं, तो ऐसे एक कपड़े का ऐसा उन्होंने एक कारपेट टाइप बिछाया। वहां पे वो NGO का जो बंदा था उन सबको बिठाया, वो लोग बैठे और उन लोगों ने कॉर्डन कर दिया पूरा एरिया, मॉनिटर करने के लिए कोई आ नहीं रहा है, पुलिस वाला तो कोई नहीं है। तो वो सब चारों तरफ मॉनिटर कर रहे हैं और उनका कमांडर मेरे साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो बात कर रहा है, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, इतने में मेरा नोटपैड खत्म हो गया। हाँ,
अरे यार मैं टेंशन में आ गया, मेरे को यार मेरी स्टोरी आधी आती रहेगी। तो उसने पूछा क्या हो गया, आप इतने टेंशन में क्यों लगते हैं? यार मेरा नोटपैड खत्म हो गया। आप मानेंगे नहीं, उन्होंने अपना पिट्ठू खोला, सामने से अपना नोटपैड निकाला अरे और मेरे को नोटपैड दिया, उनके दिए हुए नोटपैड में बाकी स्टोरी कर रहा हूँ मैं। अरे वाह! तो ये चल रहा है, ये सब कहानी चल रही है। तो सब कुछ हो गया स्टोरी। फिर धीरे धीरे शाम हो रही थी, शाम ढल रही थी, ये विंटर का टाइम था, हुँ, अक्टूबर का टाइम था, मुझे आज भी याद है। तो इंसिडेंटली उस दिन मैंने, तब मेरी शादी हुई नहीं थी, तो मेरी होने वाली बीवी जो थी वो मुंबई में थी, तो उसके लिए मैंने, उस दिन करवा चौथ था, हुँ, मैं उसके लिए पहली बार जिंदगी में किसी के लिए मैंने करवा चौथ मैंने रखा था। अरे वाह! जनरली औरत रखते हैं, वाह! मैंने करवा चौथ रखा था मेरी होने वाली वाइफ के लिए। तो मेरे ख्याल से उसी का ही देन था कि उनके लिए हाँ, जो उपहार रखा था, जो हाँ। मेरे को वो स्टोरी मिला, तब से आज तक मैं करवा चौथ में उसके लिए कम से कम आधा दिन तो उपवास पालता ही हूँ। पूरा दिन यार बिना हाँ, खा के नहीं रह सकता मैं, आधा दिन कर लेता हूँ। तो इसमें फिर क्या हुआ कि सूरज ढल रही थी, मेरे उन्होंने बोला कि तुम लोग अभी जाओ, हुँ, अभी किसी भी वक्त फोर्स आ सकता है और लाइट भी जा रही है, आप लोग यहाँ से निकल जाए, उन्हें निकलने का रास्ता हुँ, नहीं मिलेगा। तो मेरे कुछ बंदे आपको बाहर तक, हुँ, जंगल के बाहर तक छोड़ देंगे। तो मैंने कुछ फोटो वोटो लिए, हुँ, उन्होंने बोला लेकिन मेरा हमारा चेहरा नहीं आना चाहिए। ओके। ठीक है, तो वो करते करते फिर हम गए, और मेरा जो एनजीओ वाला बंदा था बोले सर कहाँ फंसा दिया आपने, 25 साल में हम इतने काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक नक्सली नहीं दिखे, आप आ जाए और आज ही नक्सलियों के साथ हमारी भेंट हो गई। मैं कहा, चुप रहना यार, मैं हूं ना, टेंशन काय को लेता है। वो आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया। मैं उनको कॉम्फर्ट कर रहा हूँ, कहा उसने मुझे कॉम्फर्ट कर लगे, वो लोकल है। हाँ, तो बोला सर कहाँ फंसा दिया, मार देंगे, और कहा, चुप रहना यार, मैं हूं ना, हाँ, टेंशन काय को लेता है, अभी हो गया ना हाँ, काम, चल अभी आराम से। तो फिर फिर क्या हुआ, फिर मैंने वहां के एसपी का नंबर लिया। गांव वालों से तो मैं पहले ही बात कर हुँ, चुका था कि क्या प्रॉब्लम्स है। अब पुलिस का वर्जन चाहिए था मुझे, पुलिस का वर्जन चाहिए था, तो मैंने वहाँ के एसपी को फोन किया। एसपी का नाम था शिरीष, लोकल, मैंने नंबर सोर्स किया और उनको फोन किया। तो उन्होंने बोला कि बोलिए। मैं कहा मैं देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुंबई से आया हूँ, नक्सलियों पे मैं काम कर रहा हूँ, और मैं नक्सलियों का इंटरव्यू पर कर चुका हूँ, गांव वालों से भी मिल चुका हूँ। वो जैसे ही मैंने बोला कि नक्सलियों को इंटरव्यू कर चुका, उनके कान खड़े हो गए, तो बोले कि आप हमसे क्या चाहते हैं? मैंने कहा, हम आपका वर्जन चाहते हैं कि लोगों का ये कहना है कि वो पुलिस और नक्सलियों के बीच में पिस रहे हैं, और नक्सली ये कहते हैं कि पुलिस का अत्याचार है और गरीबी है, वो उसके लिए लड़ रहे हैं, उनके हक हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पुलिस, हमको पता है कि उनका क्या कहना है, प्रशासन का क्या कहना है इसके बारे में। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी चीज कही फोन पे कि आप पहले व्यक्ति, हर कोई मेरे को यही बोल रहा है, आप पहले व्यक्ति हैं जो पुलिस का वर्जन जानना चाहते हैं, वरना मीडिया में जो भी स्टोरी आती है वो ऐसा लगता है कि सारे नक्सल सिंपैथाइजर है। हुँ, और हम तो खास करके लोकल मीडिया, हम तो यार मीडिया घर में जा जाके लोगों को मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें अफसोस होता है कि हमारे जवानों की शहादत और हमारी मेहनत उसको इतने गलत तरीके से पोट रहे होते हैं, जैसे हम हुँ, मासूमों के कत्ल करते हैं, और वो भगवान है और हम हुँ, शैतान है। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको गाड़ी भेज रहा हूँ, आप सामान लेके हमारे यहाँ गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाइए, और वाह! आप सेटल हो जाइए, और कल सुबह हम 10 बजे हमारे ऑफिस में मिलेंगे, और मिलके हम बात करेंगे। आप मानेंगे नहीं कौशल भाई,